हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 10 पढ़ने वाले हैं और चैप्टर नंबर 10 का ये वीडियो नंबर 1 होने वाला है। यानी आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 को शुरू करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है सेल तथा बैटरी, यानी कि सेल और बैटरी के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। और इस चैप्टर में जो है ना, ज़्यादातर आपकी केमिस्ट्री यूज आएगी। अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी है ना, तो आपको इस चैप्टर में बहुत मज़ा आने वाला है, और अच्छी नहीं भी है ना, फिर भी आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं आपको उस लेवल पर जाकर बताऊंगा जिस लेवल पर आपको समझने की आवश्यकता है ना। तो बिल्कुल बेसिक से हम सबसे पहले करेंगे क्या, जो बेसिक केमिस्ट्री होती है इस चैप्टर की, वो पढ़ लेंगे 1 से 2 लेक्चर में। एंड इसके बाद हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे, जिससे कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी टर्म्स होती हैं जो कि हमारी केमिस्ट्री की होती हैं, है ना, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, वगैरह वगैरह, तो इन सबको हम पहले पढ़ लेंगे, जिससे कि हमें दिक्कत ना हो, है ना। तो दोस्तों, ये हम चैप्टर 10 तक आ चुके हैं। अगर आपने चैप्टर 10 से पहले, यानी कि चैप्टर 1 से लेकर 9 तक आपने तैयार नहीं किए हैं, पढ़े नहीं हैं, है ना, तो आपको करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। वहाँ पर मैंने लिंक दे दिया है प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से जाकर आप प्लेलिस्ट को ओपन करके पढ़ाई कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट के अनुसार ही अपनी पढ़ाई करनी है, क्योंकि वहाँ पर मैंने सीक्वेंस जो है वीडियोज़ को लगाया है, अरेंज तरीके से लगाया है ना, तो उस तरह से ही आपको पढ़ाई करनी चाहिए। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, तो मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैं आपको बेसिक केमिस्ट्री बताऊंगा, जो कि इस चैप्टर में यूज़ होगी। तो सेल तथा बैटरी है, तो सबसे पहले हम जो है इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में जानेंगे। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, देखिए आईटीआई करने स्टूडेंट्स दो तरह के आते हैं। कई स्टूडेंट्स 10th करके आते हैं और कई स्टूडेंट्स 12th के बाद आईटीआई करते हैं। तो 12th वाले समझ रहे होंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, क्योंकि उन्होंने पढ़ रखा होता है 11 12 में, है ना। लेकिन जो 10th वाले हैं उन्हें थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पर मैं 2 परिभाषाएं लिख करके लाया हूँ, दोनों को आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, जब किसी रासायनिक घोल में से बिजली का करंट गुजारा जाता है। अब रासायनिक घोल कैसा हो सकता है, मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास एक गिलास है, उसमें आपने पानी लिया है और पानी में क्या किया है, नमक डाल दिया है, तो वो क्या हो गया, रासायनिक घोल हो गया, है ना। जब आपने उस रासायनिक घोल को तैयार कर लिया, अब आप करना क्या है, उसमें करंट को गुजारना है। करंट कैसे गुजार सकते हैं, तो आप कोई भी 2 वायर लीजिए, है ना, 2 वायर लेकर आप दोनों वायर पानी में डालेंगे तो फॉल्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, आपको करना क्या है, 2 वायर से एक बल्ब को कनेक्ट करना है और एक वायर को कट कर देना है ना। ये प्रैक्टिकल मैंने करूँगा, तो आपको वीडियो ज़रूर लाऊंगा इस पर। काफ़ी आसान होता है इलेक्ट्रोलिसिस को समझना, है ना, वो मैं वीडियो ज़रूर आपको लाऊंगा। तो आपको करना क्या होता है, जैसे यहाँ पर मैं आपको समझाऊँ, तो आपके पास 2 वायर हैं, 2 वायर से आपका बल्ब कनेक्ट हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, एक वायर को काट देना है, और उस वायर को काटेंगे तो 2 वायर आपके पास बन जाएंगे। उन दोनों वायर को आपको उस घोल में डालना है। फिर आपको देखना है आपका बल्ब ग्लो करता है या नहीं। अगर बल्ब जलता है, यानी कि उस पानी में से करंट का फ्लो हो रहा है। अगर बल्ब नहीं जल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उस पानी में से करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। ओके, तो यही इसमें होता है। इलेक्ट्रोलिसिस समझना काफ़ी आसान है। जब किसी रासायनिक घोल में से बिजली का करंट गुजारा जाता है, तो वह घोल अपने अलग अलग अणुओं में विभाजित हो जाता है ना। अब सिंपल सी बात है, आपने NaCl डाला है, उसमें नमक है ना, तो होगा क्या, अब आप जब उसमें बिजली का करंट गुजारेंगे, तो उसमें Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में टूट जाएगा। तो यही जो है इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। अथवा में मैंने दूसरी परिभाषा लिखी है, अगर आपको ये पल्ले नहीं पड़ी है तो आप इसे भी तैयार कर सकते हो, 2 लाइन की परिभाषा। इलेक्ट्रोलिसिस बिजली द्वारा संपन्न की गई रासायनिक अपघटन की क्रिया है ना। ये इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। क्या है इलेक्ट्रोलिसिस, क्या है इलेक्ट्रोलिसिस, बिजली द्वारा संपन्न की गई रासायनिक अपघटन की क्रिया है। तो ये भी आप याद कर सकते हो। दोनों में से कोई भी याद कर लीजिए, याद होना ज़रूरी है ना, प्रैक्टिकल वाइवा में पूछी जा सकती है। इसके बाद आपको ये कुछ बातें याद रखनी है, जो कि यहाँ पर मैंने लिखी है। वे पदार्थ जिनका कण संचालन करंट के प्रवाह से प्रभावित नहीं होता है, यानी कि कोई ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका जो है कण संचालन करंट के प्रवाह से नहीं होता है। इसमें जो है मिश्रित धातुएं तथा पारे जैसे पदार्थ आ जाते हैं, यानी मिश्रित धातु आ जाएंगी या फिर पारे के जैसे पदार्थ आ जाएंगे जब इनमें से करंट गुजरता है ना। जब इनमें से हम करंट को गुजारते हैं, तो इसकी मौलिक तथा रासायनिक स्थिति में तापमान में परिवर्तन को छोड़कर, है ना, तापमान में तो परिवर्तन होगा, उसको छोड़कर कोई और परिवर्तन नहीं होता है ना, कोई और परिवर्तन नहीं होगा। इन चालकों में जितनी इलेक्ट्रॉन एक तरफ से प्रवेश करते हैं, उतने ही दूसरी तरफ से बाहर निकल जाते हैं। यानी कि
इस घोल में होता क्या है, देखिए जो आपके पारे और जो आपकी मिश्रित धातुएं या पारे जैसे पदार्थ होते हैं, है ना, तो इसमें क्या होता है, करंट का प्रवाह नहीं होता है ना। जब इनमें से करंट को गुजारा जाता है तो इनकी मौलिक तथा रासायनिक स्थिति में तापमान में परिवर्तन होता है, लेकिन उसे छोड़कर कोई और परिवर्तन नहीं होता है। इन चालकों में जितने इलेक्ट्रॉन एक तरफ से प्रवेश करेंगे उतने ही दूसरी ओर से बाहर निकल जाएंगे। तो ये सिंपल सी बात है, इसे आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद ये आपको नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, जो कि है वे चालक जिनका करंट प्रवाह से रासायनिक अपघटन हो जाता है। यानी कि कोई अब ऐसे चालकों की बात कर रहे हैं हम जिनका जो है करंट प्रवाह से, यानी उसमें करंट का फ्लो हम करेंगे तो उनका रासायनिक अपघटन हो जाएगा। और इससे पहले हमने बात क्या की थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वे पदार्थ जिनका जो है करंट से प्रवाह करने पर जो है करंट जिनका कर संचालन करंट से नहीं होता है, यानी उसमें करंट प्रवाह करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे भी चालक होते हैं जिनका करंट प्रवाह से रासायनिक अपघटन हो जाता है। वे पदार्थ जो करंट को निकलने देते हैं, है ना, अपने में से गुजरने देते हैं, जैसे कि क्या आपका लोहा, जो आपका आयरन हो गया, है ना, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये क्या होते हैं, करंट के चालक होते हैं, है ना, यानी अपने में से करंट को गुजरने देते हैं। तो वे पदार्थ जो करंट को निकलने देते हैं तथा साथ ही इनका रासायनिक अपघटन भी हो जाता है ना। अब इन पदार्थ की हम बात कर रहे हैं, चालक की बात नहीं कर रहे हैं। और वे पदार्थ जो करंट को निकलने देते हैं तथा साथ ही इनका रासायनिक अपघटन भी हो जाता है, तो इनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स हम उन पदार्थ को कहेंगे जिनमें से करंट फ्लो हो जाता है। यानी कि कोई हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, कोई पदार्थ है, इसमें से करंट का फ्लो भी हो रहा है ना, और ये जो है विद्युत अपघटन भी हो जाता है इसका, है ना, रासायनिक अपघटन भी हो जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। ऐसा देखा गया है कि शुद्ध जल, अल्कोहल तथा मिट्टी का तेल, है ना, ऐसा हमने देखा है कि जो जल होता है, शुद्ध जल होता है, अल्कोहल होता है और मिट्टी का तेल होता है, ये क्या होते हैं, करंट के कुचालक होते हैं। यानी कि इनमें से करंट नहीं फ्लो करता है, ये करंट को अपने में से फ्लो नहीं होने देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो शुद्ध जल होता है, प्योर वाटर, और अल्कोहल, है ना, अल्कोहल तो आप जानते हैं क्या होता है, और जो आपका मिट्टी का तेल होता है, ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, है ना, करंट के कुचालक होते हैं, यानी इनमें से करंट फ्लो नहीं करता है। पर तेजाब प्लस पानी प्लस नमक का घोल, है ना, आदि इस प्रकार के जो आप घोल बनाएंगे तो इनमें से क्या होगा, करंट का फ्लो हो जाएगा, है ना, इनमें से करंट का फ्लो हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध वाटर नहीं है, क्योंकि उसमें देखिए तेजाब भी है और नमक का तेल है ना, नमक का घोल है ना, तो इस तरह से जो है ये इसमें से करंट का फ्लो हो जाएगा। इस प्रकार के कुचालक पदार्थों को हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है, यानी कि इनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वे पदार्थ, है ना, वे पदार्थ जिनमें से करंट का फ्लो हो जाता है और उनका रासायनिक अपघटन भी हो जाता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। सिंपल सी बात है, याद रखिएगा, ओके। इसके बाद आपको नेक्स्ट बात याद रखनी है कि शुद्ध जल, है ना, जो शुद्ध पानी होता है, बिजली का कुचालक होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप एक गिलास में पानी लाएंगे और उसमें करंट वायर को डालेंगे तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, है ना, क्योंकि शुद्ध जल जो होता है बिजली का कुचालक होता है। इसमें आसानी से करंट का प्रवाह नहीं किया जा सकता। इसमें कुछ मात्रा में तेजाब, क्षार, लवण या नमक डाला जाए तो यह घोल बिजली का अच्छा चालक या सुचालक बन जाता है। यहाँ पर क्या बोला, देखिए, अगर आपके पास शुद्ध जल है तो वो तो बिजली का कुचालक होगा, लेकिन अगर आपने उसमें कुछ अशुद्धियाँ या फिर कुछ मिलावट कर दी, जैसे कि आपने क्या क्या उसमें डाल दिया, मान लीजिए आपने उसमें तेजाब डाल दिया या फिर क्षार डाल दिया, लवण डाल दिया, है ना, या फिर आपने नमक डाल दिया, तो ऐसा करने पर क्या होगा, वह घोल जो अब पानी में आपने डाला है तो वह घोल अब बिजली का एक अच्छा चालक या सुचालक बन जाएगा, है ना। अब उसमें से क्या होगा, करंट का फ्लो होने लगेगा। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्योर वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करता है, जबकि जो आपका प्योर वाटर नहीं होगा, यानी कि उसमें कुछ मिलावट होगी, है ना, तो वो जो है अपने में से करंट को फ्लो होने देगा, यानी करंट का सुचालक होगा, विद्युत का सुचालक होगा, है ना। तो इसे भी आप याद रखेंगे। इसके बाद है, जब गंधक का तेजाब H2SO4 पानी में डाला जाता है तो इसके अणु दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। इन भागों को आयंस कहा जाता है ना। अब देखिए, गंधक का तेजाब हमारे पास है H2SO4, है ना, पानी में डाला जाता है। गंधक का तेजाब H2SO4 पानी में डाला जाता है। इसके अणु दो भागों में विभाजित हो जाते हैं।
है ना। अगर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो ये दो भागों में विभाजित हो जाएंगे। इन भागों को आयन्स कहा जाता है। आयन जिसे हम आयन कहते हैं ना, तो वही है, कंफ्यूज मत होइएगा, आयन्स है ना, इंग्लिश में हमने लिखा है। तो देखिए आयन्स कहा जाता है। आयन्स बिजली के चार्जित कण होते हैं जिन कणों पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो जाती है ना। जिन कणों पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो जाती है, उन्हें धन या पॉजिटिव आयन्स कहा जाता है। अब देखिए नॉर्मल सी बात है, जिन कण पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है यानी इलेक्ट्रॉन कम है तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तथा जिन कणों पर इलेक्ट्रॉन अधिक है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या होगा, ऋण यानी नेगेटिव आयन्स होगा, है ना, ये वहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसीलिए हमने बोला है कि ये जो है दो भागों में विभाजित हो जाएंगे और ये जो है चार्जित कण होती हैं, और इन पर जो है जिस कण पर कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारा क्या होगा, धन या फिर पॉजिटिव आयन्स कहा जाएगा उसे, और जिस कण पर इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे उसे हम ऋण या फिर नेगेटिव आयन्स कहेंगे। किसी पदार्थ के अपने आयन्स में विभाजित हो जाने की क्रिया आयोनाइजेशन कहलाती है। ध्यान रखिएगा, अब आपके जो पदार्थ हैं, है ना, वो आयनों में बट गया। जो आपका H2SO4 था उसमें बिजली प्रवाहित की तो वो दो भागों में बट गया। तो ऐसे जो किसी अणु का दो परमाणुओं में विभाजित हो जाना क्या कहलाता है, आयन्स कहला जाता है, यानी आयनों में बटना, है ना, आयोनाइजेशन कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा आयोनाइजेशन क्या है, किसी पदार्थ के अपने आयन्स में विभाजित हो जाने की क्रिया ही आयोनाइजेशन कहलाती है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारी हेडिंग है, इसे आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया है ना, एक बार दोबारा पर बता देते हैं जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, यह रासायनिक पदार्थों का घोल होता है ना। ये क्या है, रासायनिक पदार्थ का एक घोल होगा, जो तो आप जानते ही ना, ये क्या है, एक रासायनिक पदार्थ का कोई घोल है। इसमें करंट का प्रवाह स्थापित किया जा सकता है। इलेक्ट्रोलाइट्स में आपको करंट का प्रवाह आप कर सकते हैं तथा साथ ही इसका रासायनिक अपघटन भी हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स हमेशा वह पदार्थ होगा जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी और उसका रासायनिक अपघटन भी होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे, है ना। तो ये बात क्लियर हुई, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। इसके बाद आयन्स क्या होता है, आयन्स के बारे में भी मैंने अभी आपको बताया कि जब इलेक्ट्रोलाइट्स के घोल में से करंट गुजरता है तो इसके अणु दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। इनको आयन्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, आयन्स कहते हैं। अब देखिए ये नई टर्म्स आपके लिए हो सकती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, इलेक्ट्रोलिसिस, आयोनाइजेशन, आयन्स, एनियंस। तो ये आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ये केमिस्ट्री की बेसिक टर्म्स हैं एंड इनको मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि इनका जो है आगे आपके चैप्टर में यूज़ है, इसीलिए बता रहा हूँ। कोई ऐसा है नहीं कि मैं फालतू में बता रहा हूँ आपको, है ना। तो देखिए आयन्स किसे कहेंगे, जब इलेक्ट्रोलाइट्स के घोल में से करंट गुजरता है ना। इलेक्ट्रोलाइट्स का आपने घोल तैयार कर लिया, अब उसमें से आप करंट को फ्लो कर रहे हो, तो उसमें से जो करंट गुजरेगा ना, तो उसमें अणु, जो भी अणु होगा वो दो भागों में विभाजित हो जाएगा, है ना। तो उसे क्या कहेंगे, आयन्स कहा, उन्हें क्या कहेंगे, आयन्स कहेंगे। और ये बिजली के चार्जित कण होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं, है ना। ये क्या होते हैं, बिजली के चार्जित कण होते हैं जो रासायनिक क्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। इसके बाद एनियंस। एनियंस क्या होता है, जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है ना, उन्हें क्या कहते हैं, एनियंस कहते हैं। और जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उन्हें कैटियंस कहते हैं। वो क्या आगे मैंने लिख रखा है। तो देखिए एनियंस क्या होता है, जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है उन्हें हम एनियंस कहते हैं। ये घोल में एनोड की ओर गति करते हैं। अब भाई आप जानते हो जो एनोड है वो पॉजिटिव, कैथोड आपका नेगेटिव होता है। तो एनोड पॉजिटिव है और एनियंस आपका क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव वाला हमेशा पॉजिटिव वाले की तरफ अट्रैक्ट करता है ना। तो ये जो है नेगेटिव चार्ज होता है, इस कारण जो है ये एनोड की ओर गति करता है। क्यों, क्योंकि एनोड तो पॉजिटिव है और ये खुद नेगेटिव है। तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ हमेशा अट्रैक्ट करता है। तो इस बात को तो आप जानते ही होंगे, है ना। तो एनियंस आपको समझ में आया क्या होता है, एनियंस जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा वो एनियंस कहलाएंगे। सिंपल सी बात है। और ये गति कहाँ पर करते हैं, एनोड की तरफ गति करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग है कैटियंस, है ना। अब हम जानेंगे कैटियंस क्या होता है। तो जिन पर धनात्मक चार्ज होता है वे घोल में कैथोड की ओर गति करते हैं। यानी कि जिन पर धनात्मक चार्ज होगा उन्हें हम कैटियंस कहेंगे। और ये जो है घोल में हमेशा किसके तरफ, कैथोड की तरफ। कैथोड नेगेटिव होता है इसलिए पॉजिटिव वाला हमेशा नेगेटिव की तरफ गति करता है। तो ध्यान रखिएगा कैटियंस क्या होता है, जिन पर धनात्मक चार्ज होगा वो हमारे कैटियंस कहलाएंगे। और धनात्मक कैटियंस धनात्मक होने के कारण हमेशा
कैथोड की ओर गति करते हैं, क्योंकि कैथोड नेगेटिव होता है और जो आपका कैटियन है वो धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है ना। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। जो आपका एनियंज और कैटियंज है ना, ये दोनों रिलेटेड हैं एक दूसरे से। एनियंज क्या होता है? जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा वो एनियंज होगा, और जिन पर धनात्मक चार्ज होगा यानी पॉजिटिव चार्ज होगा वो कैटियंज होगा, है ना। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। एंड इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं एनोड, है ना। एनोड क्या होता है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए, वह प्लेट या इलेक्ट्रोड जिसके द्वारा कंपेंशनल करंट इलेक्ट्रोलाइट्स के घोल में डाला जाता है, यह वह प्लेट है जो बैटरी में तथा सप्लाई के मेन के धन सिरे से जुड़ा होता है। एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इनके ऊपर बात कर रहे हैं, समझने का प्रयास करिए। जब कोई प्लेट या इलेक्ट्रोड, आपके पास कोई प्लेट या इलेक्ट्रोड है जिसके द्वारा कंपेंशनल करंट इलेक्ट्रोलाइट्स के घोल में जाता है, तब यह वो प्लेट होती है जो बैटरी में सप्लाई के मेन के धन सिरे से जुड़ी होती है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है। अब मान लीजिए आपने एक प्लेट या इलेक्ट्रोड तैयार कर लिया वायर बांध करके, है ना। दो आपने बनाई होंगी, है ना। तो जो पॉजिटिव से जुड़ी होगी, है ना। मान लीजिए आपने एक प्लेट बनाई, वायर से जोड़ा और उसे आपने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, जो कि आपकी मेन सप्लाई होगी, है ना। तो उसे हम एनोड कहेंगे। और कैथोड वह प्लेट या इलेक्ट्रोड जिसके द्वारा करंट इलेक्ट्रोलाइट में से वापस बैटरी में आ जाता है ना। आपका जो करंट है बैटरी में कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव करता है ना। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि वह प्लेट या इलेक्ट्रोड जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स करंट इलेक्ट्रोलाइट से वापस बैटरी की ओर जाता है, तब यह क्या कहलाता है, कैथोड कहलाता है। और यह वो प्लेट होती है जो बैटरी की सप्लाई के ऋण सिरे से जुड़ी होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप अगर ये प्रैक्टिकल करेंगे ना, जो आपका रासायनिक अपघटन या फिर विद्युत अपघटन है, जब आप इसे करेंगे तो आपको 2 प्लेट्स चाहिए होंगी। दोनों प्लेट्स को आपको वायर से कनेक्ट करना रहेगा। वायर से कनेक्ट करने के बाद उन दोनों वायर को आपको बैटरी पर लगाना है। तो जिसको आप पॉजिटिव से लगा रहे हो वो आपका एनोड, जिसको आप नेगेटिव से लगा रहे हो वो आपका कैथोड बन जाएगा। तो ये नॉर्मल से होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये फिजिक्स में होता है कि एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव होता है, लेकिन केमिस्ट्री में हम ऐसा नहीं मानते। जहाँ पर ऑक्सीकरण होगा वहाँ पर आपका एनोड होगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, एनोड वहीं होगा जहाँ ऑक्सीकरण होगा, और कैथोड वहाँ होगा जहाँ पर आपका रिडक्शन होगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीकरण और अपचयन तो आपने पढ़ा होगा ना। तो जहाँ पर अपचयन वहाँ पर कैथोड, और जहाँ पर ऑक्सीकरण वहाँ पर एनोड, और ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ओके, तो केमिस्ट्री में आपकी ये टर्म्स, ऐसा नहीं कि एनोड हमेशा पॉजिटिव ही होगा, कैथोड हमेशा नेगेटिव ही होगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। केमिस्ट्री में हमेशा हम इस चीज़ से अंदाज़ा नहीं लगाते कि एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव है। हम हमेशा ये देखते हैं कि ऑक्सीकरण कहाँ पर हो रहा है, और जो आपका अपचयन है वो कहाँ पर हो रहा है, यानी रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है ना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से हम पता लगाते हैं कि कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है। फिजिक्स में आपका एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव होता है, तो ये आपको टर्म याद रखनी है। एंड ये मैंने आपको बता दिया कि एनोड क्या होगा, वह प्लेट या इलेक्ट्रोड होगा जिसके द्वारा कंपेंशनल करंट इलेक्ट्रोलाइट्स के घोल में जाता है ना। और ये क्या होता है, ये वो प्लेट होती है जो बैटरी के सप्लाई के मेन के धन सिरे से जुड़ी होती है। और जो आपका कैथोड है, यह वो प्लेट होती है जो इलेक्ट्रोड के द्वारा कंपेंशनल जो करंट होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट में से वापस बैटरी की ओर ले जाती है। यह वह प्लेट होती है जो ऋण सिरे से जुड़ी होती है ना, जो मेन सप्लाई के ऋण सिरे से जुड़ी होगी, उसे हम कैथोड कहेंगे। क्लियर है? बिल्कुल समझ में आया होगा। अब ये बात आपको समझनी कि यहाँ पर मैं क्यों कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट्स के घोल में जाता है और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट से वापस बैटरी की ओर जाता है। तो भैया आप जानते हो जो आपकी बैटरी है उसमें करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो पॉजिटिव ये है, पॉजिटिव से जाएगा, है ना, तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स में जाएगा, फिर इलेक्ट्रोलाइट्स में से वापस बैटरी में जाएगा, है ना, तो इलेक्ट्रोलाइट में से वापस बैटरी की ओर गति करेगा। तो इसलिए पॉजिटिव से नेगेटिव आपका करंट फ्लो करता है ना बैटरी में, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने ये लाइन ऐड कर रही है। वरना आप डायरेक्ट कह सकते हो एनोड क्या होता है, ये वह प्लेट होती है, ये इलेक्ट्रोड होता है जो बैटरी के सप्लाई के धन सिरे से जुड़ा होता है। और कैथोड क्या होता है, यह वह प्लेट होती है जो बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ी होती है। सिंपल सा आप ये लिख सकते थे, लेकिन ये मैंने एक्स्ट्रा टर्म इसलिए लिखी है जिससे कि आपको और भी नॉलेज हो पाए कि आपकी बैटरी में पॉजिटिव से नेगेटिव आपका करंट फ्लो करता है, जो कि आप समझ गए होंगे, है ना। अब एटॉमिक भार क्या होता है, एटॉमिक भार के बारे में जान लेते हैं। यह किसी तत्व के एक परमाणु का भार है जब इसकी हाइड्रोजन के परमाणु से तुलना की जाती है,
जिसका भार 1 इकाई माना जाता है। इसका मतलब क्या है, देखिए एटॉमिक भार जो आपने जानते होंगे एटॉमिक भार क्या होता है ना, तो यह वह तत्व यानी यह किसी तत्व के एक परमाणु का क्या होता है, भार होता है ना, वेट होता है। जब इसकी हाइड्रोजन के परमाणु से हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, तब क्या होता है, भार का इकाई माना जाता है, यानी इसका जो है भार हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम किससे तुलना करते हैं, इसकी हाइड्रोजन परमाणु से इसकी तुलना करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर बात करें आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया, काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया है। चैप्टर नंबर 10 हमने शुरू कर दिया है, जो कि सेल तथा बैटरी है, एंड इसके आपको लेक्चर देखने को मिलती रहेंगी, जिससे कि आपका ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ा, 2 डेफिनेशंस बताई, जो भी आपको अच्छी लगती है याद कर लेना। एंड इसके बाद मैंने बताया कि ये कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट थे, आपको जानना है ना, क्योंकि यही जो आपके वाइवा में पूछे जाते हैं ज़्यादातर, तो इन्हें आपको ध्यान में रखना है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पर मैंने एरो की तरह बनाए हैं, तो इन्हें आपको हल्के में नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है ना। एंड इसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, आयन्स क्या होता है ना, और एनियंस क्या होता है, और आयोनाइजेशन क्या होता है। इन सभी के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। इसके बाद हमने पढ़ा कैटियंस क्या होता है, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, और एटॉमिक भार क्या होता है। तो इस तरह से हमने जो है आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी टर्म्स को पढ़ लिया है। आज की इस क्लास को यहीं पर रहने देते हैं, वरना आप पचा नहीं पाएंगे, है ना। इतना पढ़ा है, इतना ही आपको एब्जॉर्व करना है अच्छे से। बाकी आप इन्हें जो है अपनी नोटबुक में नोट ज़रूर करिए, जिससे कि आपके ये जो टॉपिक मैंने आज की इस वीडियो में पढ़ाए हैं आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएं, है ना। एंड ये हमारा लेक्चर 1 है। लेक्चर नंबर 2 हमारा जल्द ही आपको देखने को मिलेगा, जिसमें मैं फैराडे का इलेक्ट्रोलिसिस संबंधित नियम बताऊंगा, जो कि इनके 2 नियम थे। दोनों नियम को बिल्कुल बारीकी से आसान तरीके से समझा दूंगा, जिससे कि आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो आज की ये क्लास आपको कैसे लगी, अगर आज की इस क्लास में मज़ा आया है तो वीडियो को लाइक करके हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा मेरे एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी। एंड अगर आपको कहीं पर डाउट है तब भी आप कमेंट कीजिए। एंड अगर आपको क्लास सच में अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि वो भी अपने ITI की पढ़ाई कर पाएँ। और नेक्स्ट क्लास देखने के लिए आपको चैनल से जुड़ जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इसकी PDF मैं आपको जो है टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देता हूँ। टेलीग्राम पर जाइएगा, RB ट्यूशन क्लासेस आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको हमारी PDF देखने को मिल जाएगी। तो PDF डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप अपने नोट्स को बनाना शुरू कर दीजिए। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।